हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में और टू अ नाइट एंगल का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से बताया था। आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोएम एक्सप्लेनेशन का लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आपको पता है कि यह जो टॉपिक है ऑटो एंड नाइट एंगल वो कौन सा पेपर का है। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यह जो टॉपिक है वो सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 6 का यूनिट नंबर 3 का सेक्शन बी है। तो चलिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस और एनालिसिस ऑफ ऑड टू अ नाइट एंगल बाय जॉन किट्स और डिस्कस द थीम एंड किड्स इमोशंस इन और टू अ नाइट एंगल। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे इन क्वेश्चन में से पूछ दिया जाएगा, तो आपको केवल एक ही आंसर करनी है, ठीक है। वो क्या है, देखिए मेरे साथ। तो सबसे पहले आपको इस पोएम के जो पोइट हैं जॉन किट्स, उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉन किट्स इनका टाइम पीरियड वाज एन इंग्लिश पोइट of the second generation of romantic poet along with लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली। मतलब जॉन किट्स है वो इंग्लिश पोइट थे सेकेंड जनरेशन का, रोमांटिक एज टाइम का, और साथ में इस रोमांटिक एज में लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली भी फेमस पोइट रहे थे। तो इनके साथ इस जनरेशन में ये थे। His poem has been published for less than 4 years when he died of tuberculosis at the age of 25। मतलब ये अपने लाइफ टाइम में उतने फेमस नहीं हुए, मतलब बिल्कुल भी फेमस नहीं हुए, लेकिन जब इनका डेथ हो गया 25 एज में ट्यूबरक्लोसिस के कारण, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए अपने पोएम को लेके जब इनका पोएम पब्लिश हुआ। He wrote many works in which his most notable works are Ode on a Grecian Urn, Endymion, Hyperion and Ode to a Nightingale। तो इस तरह से आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है जॉन किट्स के बारे में, ठीक है। फिर सेकंड पारा में आपको लिखनी है इस पोएम का कुछ की पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे है, Ode to a Nightingale by John Keats is a masterpiece work। मतलब ये जो पोएम है वो एक मास्टरपीस वर्क है किड्स का, विच इज रिटेन इन स्प्रिंग ऑफ 1819, जो स्प्रिंग सीजन के मंथ में 1819 में लिखा गया था जॉन किड्स के द्वारा। दिस पोएम वॉज लाइकली composed in Hampstead where Keats was living at the time with his friend चार्ल्स ब्राउन। और ये ऐसा कहा जाता है कि इस पोएम को एक हेम्स्टेड स्थान पे, जगह पे इन्होंने कंपोज किया था, और उस समय ये अपने दोस्त के साथ, चार्ल्स ब्राउन के साथ वहाँ पे इस स्थान पे बैठा करते थे और इस पोएम को लिखा था इन्होंने। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी डी ई सी डी ई। तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम आपको लिखनी है, दिस पोएम जस्ट फिनिश वन मॉर्निंग। और इस पोएम को एक मॉर्निंग के अंदर फिनिश किया गया था, पॉसिबली वाइल किड्स वाज सिटिंग अंडर अ पल्म ट्री इन दी गार्डन। और ऐसा कहा जाता है कि जब किड्स एक गार्डन में पल्म ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो वो एक ही मॉर्निंग में इस पोएम को कंपोज कर डाला था, जो टोटल 8 स्टांजास का पोएम है। In this poem, kids use many literary devices such as simile, metaphor, personification, enjambment, allusion, etc. और इस पोएम में इन्होंने डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया है, जैसे कि सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एटसेट्रा। In this poem, kids explore the contrast between the beauty and permanence of nature symbolized by the nightingale's song and the fleeting, sorrowful nature of human life। और इस पोएम में किड्स ने एक्सप्लोर किया है नेचर की ब्यूटी को, और किस तरह से सौरवफुल भरा हुआ मनुष्य का लाइफ है उसके बारे में इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट किया है दोनों के बीच में। फिर आपको लिखनी है नेक्स्ट पारा में, इन दिस पोएम, इस पोएम में द स्पीकर ओपन्स विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज ओन हर्ट
एक। मतलब यह जो पोएम है वो शुरू करते हैं किड्स अपने हृदय के दर्द के बारे में कह के। ही फील्स नम्स एज दाउ ही हैड टेकन अ ड्रग ओनली अ मोमेंट अगो। और वो बोलते हैं कि इस पोएम को लिखने के दौरान कि जैसे वो सुस्त पड़ गए हों, कोई ड्रग पी लिए हों। मतलब उनके शरीर में इतना दर्द है कि उनको लग रहा है कि उनका शरीर पैरालाइज हो गया है। ही इज़ एड्रेसिंग अ नाइटिंगेल। वो नाइटिंगेल को एड्रेस कर रहे हैं कि ही ईयर सिंगिंग समवेयर इन द फॉरेस्ट एंड सेज दैट हिज ड्रॉजी नमनेस इज नॉट फॉर्म in a way of the nightingale's happiness, but rather from sharing it too completely. He is too happy that the nightingale sings the music of summer from amid some unseen plot of green trees and shadows. मतलब फ्रेंड्स, मतलब ये बोल रहे हैं कि जब मैं नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन रहा हूँ तो मेरे शरीर पैरालाइज हो गया है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, इतना दर्द है। और जैसे लग रहा है कि मैं कोई पेन किलर पी लिया हूँ या फिर कोई ड्रग पी लिया हूँ। और नाइटिंगेल तुम खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी से जलन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। ठीक है। फिर सेकेंड स्टांजा में ये बोलते हैं, इन द सेकेंड स्टांजा द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर अ ऑब्लिवियन ऑफ अल्कोहल। मतलब सेकेंड स्टांजा में ये एक अल्कोहल का जिक्र करते हैं, विंटेज नाम का अल्कोहल का। एक्सप्रेसिंग हिज विश फॉर वाइन ए ड्राफ्ट ऑफ विंटेज। मतलब वो विंटेज शराब को पीना चाहते हैं इन सेकेंड स्टांजा। दैट वुड टेस्ट लाइक द कंट्री एंड लाइक पीजेंट डांस। और ये बोलते हैं कि इस शराब को पी के मुझे ऐसा टेस्ट लगे कि जैसे मैं फ्लोरा का टेस्ट लिया हूँ। इस कंट्री के ग्रीनरी मुझे याद आए, पीजेंट लोग का डांस मुझे याद आए। एंड लेट हिम लिव द वर्ल्ड अनसीन। और जब मैं ये शराब को पीऊँ तो मैं इस सोरोफुल दुनिया से अनसीन हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ। एंड डिसपेयर इनटू द डीम फॉरेस्ट। और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस डीम फॉरेस्ट में गायब हो जाऊँ विथ द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के साथ। फिर थर्ड स्टांजा में ये बोलते हैं फ्रेंड्स, इन द थर्ड स्टांजा ही एक्सप्लेन हिज डिजायर टू फेड अवे। मतलब इस स्टांजा में ये डिजायर को शो करते हैं कि ये गायब हो जाना चाहते हैं। सेइंग ही वुड लाइक टू फॉरगेट द ट्रबल्स एंड द नाइटिंगेल has never known the weariness, the fever, and the freight of human life, with its consciousness that everything is mortal and nothing lasts। मतलब इस थर्ड स्टांजा में वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ गायब होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा वेरीनेस, फीवर एंड लोगों का फ्रेट है, चिड़चिड़ापन है लोगों का। तो मैं इस दुनिया से मोटल दुनिया से मैं तुम्हारे साथ कहीं गायब होना चाहता हूँ, तुम्हारे इस डीम फॉरेस्ट में। यहाँ पे जो दुनिया है, रियल दुनिया, वहाँ पे यूथ जो है वो बहुत ही जल्दी समय से पहले ही डाई कर जा रहे हैं, और उनके जो आँखों की लस्ट्रस आई चमक है वो समय से पहले ही खोते जा रही है। तो मुझे इस सोरोफुल दुनिया में, रियल दुनिया में नहीं रहनी है, तुम्हारे साथ गायब हो जानी है तुम्हारे इस डीम फॉरेस्ट में। फिर फोर्थ स्टांजा में बोलते हैं, इन द फोर्थ स्टांजा द स्पीकर टेल्स द नाइटिंगेल टू फ्लाई अवे एंड ही विल फॉलो नॉट थ्रू अल्कोहल बट थ्रू पोइट्री। मतलब इस स्टांजा में बोलते हैं कि फोर्थ स्टांजा में कि मैं अल्कोहल के सहारे तुम्हारे साथ नहीं फ्लाई करना चाहता हूँ, बल्कि मैं मेरे अंदर जो पोइट्री लिखने की टैलेंट है, मैं उसके बदौलत फ्लाई होना चाहता हूँ, गायब होना चाहता हूँ तुम्हारे इस डीम फॉरेस्ट में, विच विल गिव मी व्यूलेस wings. He says he is already with the nightingale and describes the forest glade where even the moonlight is hidden by the trees except the night light that breaks through when he breathes brown below the branches। मतलब इस फोर्थ स्टांजा में वो बोलते हैं कि मैं पोइट्री के जरिए जो मेरे व्यूलेस विंग्स है उसके भरोसे में गायब होना चाहता हूँ इस रियल
दुनिया से, क्योंकि तुम्हारे इस फॉरेस्ट में बहुत ही अच्छे सीनरी हैं, हरे भरे मैदान हैं, और मूनलाइट का जो आ रहा है, मूनलाइट आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है, पर पेड़ों के बीच में हिडन है। मतलब फ्रेंड्स, ये आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नेचर के प्रति फीलिंग्स आएगी। एंड फिफ्थ स्टांजा में ये बोलते हैं, इन द फिफ्थ स्टांजा द स्पीकर सेज ही कैन नॉट सी द फ्लावर इन द ग्लैड बट कैन गेस देम इन इम्ब्लेंस डार्कनेस। मतलब इस फिफ्थ स्टांजा में बोलते हैं ये कि मैं इस फॉरेस्ट का ऐसा कोई भी फूल नहीं हो जिसका सेंट में, जिसका सुगंध में पहचान ना पाऊँ, गैस नहीं कर पाऊँ। मतलब ये बोलते हैं कि इस फॉरेस्ट के सारे फूल को मैं गैस कर सकता हूँ कि ये कौन से फ्लावर्स के सुगंध है। White hawthorn, eglantine, violet and the musk rose, the murmurous haunt on flies on summer evening। मतलब ये सारे फूलों का इसमें जिक्र किए हैं। फिर सिक्स्थ स्टांजा में ये बोलते हैं, इन द सिक्स्थ स्टांजा द स्पीकर लिसन इन द डार्क to the night angle, saying that he has often been half in love with the idea of dying and called that soft name in many rhymes। मतलब वो बोलते हैं इस स्टांजा में कि जो डेथ है, मैं उससे हाफ इन लव, मतलब पूरी आधे तरीके से मैं लव में पड़ चुका हूँ। मतलब उनको ट्यूबरक्लोसिस था, तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण उनका जनरेशन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, तो वो अब उनकी बारी थी। तो वो बोलते हैं कि आधा मेरा जो डेथ है वो अपनी तरफ मुझे खींच लिया है, तो यहाँ पे ये जिक्र किए हैं। Surrounded by the nightingale's song, the speaker thinks that the idea of death seems richer than ever. He longs to chase upon the midnight upon no pain, while the nightingale pours its soul scarcely forth। मतलब ये बोलते हैं कि ये जो डेथ है वो मुझे आज ही बिना पेन का मुझे आ जाए, मुझे या डेथ है वो अपने साथ ले जाए। इफ़ ही वेयर टू डाई द नाइटिंगेल वुड कंटिन्यू टू सिंग। और ये बोलते हैं अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम कंटिन्यू गाते ही रहना। ही सेज बट ही वुड हैव हियर इन वेन एंड बी नो लॉन्गर एबल टू हियर। और बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो तुम गाते रहना, लेकिन मेरे मरने के बाद जो मेरा ये कान है वो तुम्हारे गाने को नहीं सुन पाएगा। फिर सेवन्थ स्टांजा में ये बोलते हैं, इन द सेवन्थ स्टांजा द स्पीकर टेल्स द नाइटिंगेल दैट इट इज़ इमोर्टल। वो सेवन्थ स्टांजा में बोलते हैं नाइटिंगेल को कि ए नाइटिंगेल, तुम इमोर्टल बर्ड हो, तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो। दैट इट वॉज नॉट बोर्न टू डेथ, तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो। ही सेज दैट द वॉइस ही ईयर्स सिंगिंग हैज ऑलवेज बीन हर्ड बाय एंशिएंट एम्पायर और क्राउन by homesick Ruth। He even says the song has opened magic windows looking out over the sea in the fairyland of Forlorn। मतलब इस सेवेंथ स्टांजा में बोलते हैं कि हे नाइटिंगेल, तुम मरने के लिए पैदा नहीं हो, मतलब हुई हो, मतलब तुम इमोर्टल बर्ड हो, और तुम्हारी ये जो वॉइस है, तुम्हारा ये जो सिंगिंग वॉइस है, वो पहले भी कोई एम्पायर, कोई राजा महाराजा के द्वारा सुना गया हो। यहाँ तक कि जो रूथ है, जो हस्बैंड के लिए तलाश कर रही थी, होमसिक थी, वो भी तुम्हारा गाना सुनी होगी। और समुद्र के किनारे जो एक किनारे एक महल है, वो भी तुम्हारा आवाज़ सुना होगा। फिर आगे स्टांजा में ये बोलते, इन द एट स्टांजा द वर्ड फॉरलॉन टोल्स लाइक a bell to restore the speaker from his preoccupation with the nightingale and back into himself। मतलब इन 8 स्टांजा ये बोलते हैं कि जैसे मैं फॉरलॉन का आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे बेल की आवाज़ सुनाई देती है और मैं अपने रियल स्टेट में उतर जाता हूँ। मतलब ये जो फॉरलॉन है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे बेल का जिक्र किए हैं कि बेल का आवाज़ में सुनता हूँ और अपने रियल वर्ल्ड में उतर जाता हूँ। एज द नाइटिंगेल फ्लाइज
Further away from him, he laments that his imagination had failed him and says that he can no longer recall whether the nightingale's music was a vision or waking dream. और जब ये बेल बजता है तो मैं अपने रियलिटी की दुनिया में आ जाता हूँ और मुझे लगता है कि ये जो नाइटिंगेल का सॉन्ग था वो क्या एक विजन था या फिर मैं जाग के सपना देख रहा था। नाउ दैट द म्यूजिक इज गॉन, और अब ये नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो जा रहा है मेरे से दूर। द स्पीकर कैन नॉट रिकॉल वेदर ही हिमसेल्फ इज अवेक और स्पीक। और यहाँ पे जो स्पीकर है जॉन किट्स है वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि वो जाग के उसके गाने को सुन रहे थे या फिर सो के सुन रहे थे। यहाँ तक आपका स्टांजा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब आपको लिखनी है नेक्स्ट स्टांजा में। In Ode to a Nightingale, Keats speaks begins in fullest and deepest exploration of theme of creative expression and morality of human lives. In this ode, the transience of the life and the tragedy of old age is set against the eternal renewal of the Nightingale's fluid music. मतलब इस सॉन्ग में, इस पोएम में वो ब्यूटी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन का जो मोरालिटी होता है उसके बारे में एक्सप्रेस किए हैं, और जो ह्यूमन के जो ट्रेजेडी होती है, सौरवफुल जो उनका लाइफ होता है उसके बारे में जिक्र किए हैं। तो इसका मेन थीम यही है। In this poem, kids experience a complex mix of emotions, including joy, pain, and longing for escapes from the realities of life. और इस पोएम में किड्स ने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मिक्स इमोशंस को दिखाया है, जैसे कि वो कभी जॉय फील करते हैं नाइटिंगेल को सॉन्ग को लेके, कभी पेन, तो कभी उन्हें लगता है कि इस रियलिटी दुनिया से वो गायब हो जाए। He is initially overwhelmed by the Nightingale's blissful songs, feeling a drowsy numbness and desire to join the birds in its world of beauty and seemingly immortal. और जब ये नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते हैं तो वो उनका शरीर लगता है कि वो नाइटिंगेल की दुनिया में खो जाए, इमोर्टल हो जाए। This leads to a contemplation of morality and the ephemeral, ephemeral ephemeral nature of human experience, contrasting with the nightingale's seemingly timeless existence. Ultimately, Keats grapples with the impossibility of fully escaping into the nightingale world and the pain of returning to his own mortal reality. मतलब जब वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते हैं तो वो एकदम से इमोर्टल होना चाहते हैं, नाइटिंगेल के साथ उसकी दुनिया में जीना चाहते हैं, और जब वो फॉरलून का साउंड सुनते हैं तो वो रियलिटी में आ जाते हैं और अपने सौरभफुल दुनिया में, मोरल दुनिया में वो रहने लगते हैं। मतलब सब कुछ वो नाइटिंगेल का सॉन्ग भूल से जाते हैं। तो यहाँ तक आपको आंसर करनी थी। तो ठीक इसी तरह से आपको आंसर करनी है फ्रेंड्स। स्टेंजा वाइज आपको एक्सप्लेन करना है, फिर थीम एक्सप्लेन करना है, फिर इमोशन को एक्सप्लेन करना है। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो देख लीजिए। जो इजी क्वेश्चन होता है वही पूछे जाते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। मतलब की पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन, जैसे ओड टू अ नाइटिंगेल इज रिटन बाय। ओड टू नाइटिंगेल पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी जानते हैं जॉन किट्स के द्वारा। तो आपको ऑप्शन अच्छे से देख के टिक करनी है। फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल। तो ओड टू अ नाइटिंगेल का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई। तो आपको ये राइमिंग स्कीम भी रट के जाननी है, क्योंकि पूछे जाते हैं इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। साथ में आपको पोएम जब थ्योरी लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द जॉनरा ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स। तो जॉन किट्स के द्वारा ये जो ओड टू अ नाइटिंगेल लिखा गया है उसका जॉनरा क्या है, तो ये एक पोएम है। ठीक है। फिर आगे पूछा जाएगा व्हाट डज द नाइटिंगेल सिंबलाइज इन द पोएम। जो ये नाइटिंगेल है इस पोएम में क्या सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबलाइज करता है इमोरलिटी एंड इटर्नल ब्यूटी को, क्योंकि इस पोएम में जॉन किट्स ने नाइटिंगेल को इमोर्टल बर्ड कहा है। फिर आगे आपको पूछा जाएगा व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक डज किट्स विश
for in the wish to drink for in the opening stanza of the poem। मतलब इस पोयम में जॉन किट्स है वो कौन से ड्रिंक्स को पीना जाहिर अपने इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। तो वो पीना चाहते हैं ए ड्राफ्ट ऑफ विंटेज वाइन को। फिर आगे आपको पूछा जाएगा व्हाट मूड डोमिनेट्स द स्पीकर इन ओड टू अ नाइटिंगेल। मतलब इस ओड टू नाइटिंगेल में जॉन किट्स का क्या डोमिनेंट रहा है, तो रहा है मेलंकली एंड कॉन्टम्पलेशन के बारे में ये इस पोएम में बताए हैं। विच ग्रीक मिथोलॉजी फिगर इज मेंशन इन द पोएम, तो ड्राइड ड्राइड वन के देवता होते हैं जो ग्रीक मिथोलॉजी में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे नाइटिंगेल को ड्राइड के नाम से के नाम से पुकारे हैं कि तुम इस डाल में बैठी हो, जैसे लग रही हो इस वन के तुम ड्राइड हो। तो इस ग्रीक मिथोलॉजी को यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। So friends, this is all about the question answer of Ode to a Nightingale with MCQ question। तो इसी तरह मैं सारे यूनिट वाइज आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, साथ में MCQ क्वेश्चन बताऊंगी। और साथ में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट भी पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम आईडी जो दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप अपना क्वेरी भी पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, ठीक है। लेकिन रिगार्डिंग पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। तो क्लासेस ज़रूर से ज्वाइन करें जो आफ्टर रक्षाबंधन मतलब 10 तारीख से आ रहे हैं। तो यूनिट वाइज आप ज़रूर से पढ़ें मेरे साथ और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करें। यह जो पीडीएफ है फ्रेंड्स नोट्स का, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और जो पेड ग्रुप है उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको एक बहुत ही अच्छा कोर्स मिलने वाले हैं तीनों पेपर मेजर पेपर के। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर से टेलीग्राम आईडी जो चैनल है वो ज़रूर से ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को बेस्ट दें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।